नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। लोकतंत्र अभी आधुनिक समाज व्यवस्था संस्थानों में सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर शासन चलाने के लिए माना जाता है और इस लोकतंत्र में सारे संस्थानों के काम निर्धारित हैं, यानी विधायिका को कुछ अपना अधिकार और काम दिए गए हैं, कार्यपालिका अपने तरीके से काम करेगी और न्यायपालिका की जिम्मेदारी कुछ अलग है। लेकिन लोकतंत्र में जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, यानी कि लोगों की सुपरमेसी होनी चाहिए और लोग जिसे चुनकर संसद में भेज रहे हैं, जिसे सरकार देश व्यवस्था संस्थानों को चलाने की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, वही इस लोकतंत्र में सर्वे सर्वा हो सकता है। यानी संसद की सुपरमेसी होनी चाहिए, न कि जुडिशियरी की। और अभी जो व्यवस्थाएं चल रही है उसमें बार बार देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करता दिखाई पड़ रहा है संसद को, यानी जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है, जिसने कुछ व्यवस्थाएं बनाई है, जिसे व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है, कानून बनाना है, कानून का पालन करवाना है, उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना वर्चस्व पैदा करना चाह रही है और इसीलिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव चल रहे हैं। इन कुछ दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 4 ऐसे फैसले और डायरेक्शंस दिए हैं जिसकी प्रोसीडिंग चल रही है, उससे सरकार काफी नाराज है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सरकार के दूसरे लोग भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को हर मामले में इंटरफेयर करने का अधिकार होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी नाराज हैं उन 4 फैसलों से जो सुप्रीम कोर्ट ने इस 1 महीने के अंदर दिया और उन फैसलों में सरकार को चुनौती दी गई है। एक तरह से बताया गया है कि हम सर्वे सर्वा हैं और जो जजों के मुंह से निकल गया उसे ही देव वाक्य माना जाए और उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। सरकार को सर झुका के सुप्रीम कोर्ट के हर फैसलों को मानना पड़ेगा और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी नाराज हैं इन 4 फैसलों से, जिसके बाद अब यह कोशिश की जा रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी को चैलेंज पार्लियामेंट से नहीं किया जा सकता। क्या इन खानदानी जजों को अधिकार दिया गया है कि सारे के सारे सरकार के फैसलों के ऊपर ये अपना जो एजेंडा है वो लाद दें, थोप दें और जो विपक्षी पार्टियां, देश विरोधी ताकतें सब मिलजुल कर सुप्रीम कोर्ट का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, क्या उस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। पीएम मोदी ने बैठक भी बुलाई और फिर अमित शाह ने जजों को हड़काया भी कि आप फैसला दे सकते हो, आप कुछ परिवर्तन की गुंजाइश पैदा कर सकते हो, लेकिन जो चल रहा है उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। यह मामला ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के अगले एक्सटेंशन को रोक लगाने की बात को लेकर थी, जिसमें अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया कि ईडी के डायरेक्टर बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो चोर लुटेरे इस देश को लूट रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां मिलजुल कर साठगांठ करके ये देश को लूटते रहा है, उन लोगों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई वैसे ही चलती रहेगी जैसे कि संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में चलती रही। डायरेक्टर बदल सकते हो आप, लेकिन ईडी के अधिकार को कम नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले दिनों ईडी के अधिकार और बढ़ा दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अधिकार असीमित कर दिए गए हैं और अब तो सरकार ने जीएसटी चोरों को पर भी ईडी के एक्शन की तैयारी कर ली है, जो कि 1,38,00,000 से ज्यादा जीएसटी भरते हैं और जिन लोगों के मामले में अगर जीएसटी चोरी का मामला सामने आता है तो ईडी उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर सकता है। और इसी से कुछ पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें अरविंद केजरीवाल सबसे ऊपर आते हैं, हंगामा कर रहे हैं कि अब सरकार की ईडी
बिजनेसमैन, उद्योगपतियों के घरों में पहुंचती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये 4 कौन से फैसले हैं जिसने मोदी सरकार को नाराज कर दिया, उसको देखना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है। इसमें से पहला फैसला तो तीस्ता सितलवाड़ के बेल का है। तीस्ता सितलवाड़ वो महिला जिसने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारे पर उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात के जो थे नरेंद्र मोदी, उनको बदनाम करने की ही कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट दिलवाने के लिए गवाहों को ट्रेनिंग दी गई। वहां से विक्टिम को उठा के यहां पर सरकार के खिलाफ ऐसी ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद वो गवाह बन गए सरकार के खिलाफ। गृह मंत्री अमित शाह और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को फंसाने की कोशिश थी। इससे तीस्ता सितलवाड़ के खिलाफ जो जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसमें ही यह सामने दिखाई पड़ रहा था कि 35 लाख रुपया तो एक बार में ही अहमद पटेल ने तीस्ता सितलवाड़ को दिया था, और ये मुंबई ले जाकर गुजरात के उन लोगों का ट्रेनिंग करती थी, माइंड वॉश करती थी, ब्रेन वॉश करती थी, जो कि सरकार के खिलाफ गवाही दे सके, मुख्यमंत्री के खिलाफ गवाही दे सके। और ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी ऐसी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट में ही उजागर किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही तीस्ता सितलवाड़ को गिरफ्तार भी किया गया था, एसआईटी की जांच भी बैठाई गई थी। लेकिन जब गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया और कुछ दिन तक पूछताछ हुई, उसके बाद जो बेल दिया गया सुप्रीम कोर्ट से ही दिया गया, मतलब अंतरिम जमानत दी गई। और जब फिर गुजरात हाई कोर्ट में रेगुलर बेल का मामला चल रहा था, 100 पन्ने से ज्यादा गुजरात हाई कोर्ट का फैसला है। अगर उस फैसले को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि गुजरात हाई कोर्ट ने एक एक बात जो तीस्ता सितलवाड़ के लिए कही है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को देखना चाहिए। जो गुजरात हाई कोर्ट में यह कहा गया कि तीस्ता सितलवाड़ को अगर राहत देते हैं तो एक नजीर पेश होगा, यह संदेश जाएगा कि कोई भी देश विरोधी गतिविधि करके ऐसे ही एनजीओ चला के अय्यासी की जिंदगी जी सकता है, तो फिर हमारी जरूरत क्या है। इसलिए तीस्ता सितलवाड़ के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो छोटे मोटे सबूत नहीं हैं, बल्कि इतने गंभीर सबूत हैं कि इसके खिलाफ तो देशद्रोह का मामला चलना चाहिए, यूएपीए का केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि तुरंत सरेंडर करो, तुम्हें कोई जमानत नहीं दी जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अचानक से गुजरात हाई कोर्ट ने बेल कैंसिल की, सरेंडर करने के लिए कहा, और सुप्रीम कोर्ट में 6 बजे शाम को 2 जजों की बेंच बैठ जाती है। लेकिन जब गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले के बारे में बताया गया, उसकी कॉपी दिखाई गई, तो दोनों जज कंफ्यूज्ड हो गए। उनको लगा कैसे हम इसको अंतरिम जमानत दे सकते हैं। उसके बाद उन दोनों जजों ने इसे मामला को आगे बढ़ा दिया और सीजेआई चंद्रचूड़ के हवाले कर दिया। उन्होंने 3 और जजों को बुला लिया और सब मिलजुल कर 9:30 बजे बैठे अंतरिम जमानत की सुनवाई करने के लिए। सारा काम दाम छोड़ के छुट्टी के समय में भी इन लोगों ने 9:30 बजे अंतरिम जमानत दी, और जो बातें कही, टिप्पणी कही, वो आश्चर्यजनक थी। इसने कहा कि अगर कोई आफत नहीं आ जाएगा, अगर तीस्ता सितलवाड़ को अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए दे दी जाएगी। उसके बाद भी यह बढ़ाया जाता रहा। यह तीस्ता सितलवाड़ का मामला ऐसा है जो कि सरकार को गुस्सा दिलाने वाला है, जो कि पीएम मोदी को फ्रेम करने की कोशिश कर रही थी। आप उसे ऐसे ही खुली छूट दे रहे हैं। दूसरा बड़ा मामला दिल्ली के ऑर्डिनेंस का भी है, जो दिल्ली सरकार के खिलाफ, जो दिल्ली सरकार पर ऑर्डिनेंस लाया गया, अध्यादेश जारी किया गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही होगा, आईएएस अधिकारियों का। और उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया अरविंद केजरीवाल, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए आगे तारीखें दे दी, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दी, और एलजी को भी उसमें पार्टी बना लिया। बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुनवाई करके ऑर्डिनेंस को पलट दे? क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑर्डिनेंस लाया गया,
ये तो राजीव गांधी के समय में भी हुआ, ये तो कांग्रेस के समय में भी हुआ। अध्यादेश तो पारित किए गए भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने के लिए भी मनमोहन सिंह के समय में। उसके बाद हरिजन एक्ट पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो यही मोदी की सरकार ने भी अध्यादेश लाया था। क्या उन मामलों में चैलेंज किया गया था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था कि इस ऑर्डिनेंस पर सुनवाई करके आप ये संदेश दे रहे हो समाज में कि सरकार जो केंद्र की है वो राज्य सरकारों को दबाने की कोशिश कर रही है? इस पर भी नाराजगी है। और तीसरा ऐसा ही बड़ा मामला ईडी के डायरेक्टर को लेकर है, जिस पर अमित शाह ने जजों को जिस तरीके से हड़काया है, ये इन लोगों को समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी नहीं चलेगी। और ईडी का डायरेक्टर 3 टर्म के लिए, 4 टर्म के लिए, 2 टर्म के लिए हो, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कंसर्न हो सकता है? किसी में एक्सटेंशन का मतलब उस अधिकारी पर सरकार का भरोसा है। और यही सुप्रीम कोर्ट जब अपने फैसले में यह बताता है कि किसी भी सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर को अगर उनको नियुक्त किया गया है और बीच में 1 साल का ही कार्यकाल बचता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, फिर भी कम से कम 2 साल रखना चाहिए, क्योंकि ये 2 बड़े विभाग हैं। और इसमें अगर इतने जल्दी जल्दी डायरेक्टर चेंज होंगे तो वो सही तरीके से इस विभाग को नहीं चला पाएंगे। आप अगर 2 साल का हो तो वो ठीक है, अगर सरकार 5 साल कर दे तो वो गलत कैसे हो सकता है? इस बात को समझना चाहिए। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका के आदेशों के खिलाफ जाने की जो जुर्रत की है, उसके खिलाफ भी एक्शन होना है। और एक और मामला चौथा है आर्टिकल 370 को लेकर। यह सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर आर्टिकल 370 को लेकर सुनवाई करने के लिए राजी हो गई? अगर सरकार ने पार्लियामेंट से एक बिल पास किया और उसके बाद एक कानून आ गया, संविधान में संशोधन किया गया है, जिस जम्मू कश्मीर के लिए पिछले 70 साल से इस बात का संघर्ष हो रहा था कि आर्टिकल 370 हटाया जाना चाहिए, समानता लाई जानी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ये हमारे संविधान के ऊपर एक धब्बा है कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान हो, अलग झंडा हो, अलग प्रावधान और व्यवधान हो। लेकिन अगर सरकार ने फैसला लिया तो आपने सारे पिटीशन को मिलाकर अब 2 अगस्त से लगातार उसकी सुनवाई करेंगे। यह कोई मामला नहीं है, क्योंकि आपको इन याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। आप इस पर सुनवाई करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे और फिर बाद में धीरे धीरे हर रोज मीडिया में खबरें आएगी, हेडलाइंस बनेंगे। इन देशद्रोहियों की बातों को ज्यादा तवज्जो देकर मीडिया दिखाएगी कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद भी जम्मू कश्मीर में ये परेशानियां बढ़ी है, इन परेशानियों पर काम नहीं हुआ है, डेवलपमेंट कम हो रहे हैं। जो व्यवस्था बदली गई है उस व्यवस्था के अनुसार बात करनी चाहिए। और इन 4 फैसलों ने जिस तरीके से सरकार को चुनौती दी है, सरकार भी अब इनकी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बीच बातचीत भी की। और जो किरण रिजिजू पहले कानून मंत्री थे और जो सवाल उठाए थे एनजेएसी का, जो इन खानदानी जजों पर प्रहार करने का सबसे बेहतर हथियार था, उस बिल को फिर से पार्लियामेंट में लाया जाएगा। और जो कुछ विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस पर सहमति जता रही है। और उसके बाद जो एनडीए की बैठक होने वाली है मॉनसून सत्र से पहले, उस बैठक में इस बात को लाने का जिक्र किया गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह सोचना नहीं चाहिए कि लोकतंत्र में पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं? तो इस तरह की बातें चल रही है और अब लगता है सुप्रीम कोर्ट पर एक बड़ा फैसला लेने का समय आ गया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।